धीरेन्द्र साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। तो धीरेन्द्र जी, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मैंने यही कहा था कि हमने ये बात की थी और लीजिए एक बार फिर से यही सब चीजें सामने आई। तब भी आपने इस तरह की बात कही थी कि देखिए कुछ होगा, फिर से इसी तरह की चीजें निकलेगी, और वही हुआ कि बाकायदा छापेमारी हुई और अक्रॉस इंडिया ये छापेमारी हुई और बड़े बड़े नाम जिनके यहाँ से ये सब नकली सामान पकड़ा गया है। मतलब ये मामला अभी भी बदस्तूर जारी है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि लॉ में कमी है, ये है वो है, लेकिन ये मामला धड़ल्ले से खुलेआम चल रहा है। Thank you for having me on the show, Vipin, and hello to my co-panelists. देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जहाँ तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, वो हर रेड या कोई भी एक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटीज या जैसे हमारी जैसी कंपनीज जो काउंटरफीट्स के अगेंस्ट जब एक्शन लेती हैं, तो उनकी एक ब्लैंकेट टेम्पलेट वाली स्टेटमेंट आ जाती है दैट हम अपने सेलर्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, जो डेलिंक्वेंट जो सेलर्स हैं ऑनलाइन इनके प्लेटफॉर्म्स पे। पर ऐसा असल में होता नहीं है ग्राउंड पर, क्योंकि आज तक इंडिया में ई कॉमर्स के इतिहास के अंदर कोई भी एक ऐसा केस नहीं है जहां ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने अपने किसी सेलर के अगेंस्ट जो गलत करता हुआ पाया गया या पकड़ा गया उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया हो। तो इसके चलते हुए कोई डेटरेंस क्रिएट नहीं होता। अब दूसरी तरफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और क्या करते हैं, मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। साल 2016 में हमने फ्लिपकार्ट के कुछ सेलर्स पर दिल्ली में रेड की। उसके उस क्रिमिनल रेड के बाद हमने एक सूट फॉर डैमेजेस फाइल किया जो दिल्ली हाई कोर्ट में अब पेंडिंग है। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देयर ओन मैकेनिज्म्स, फ्लिपकार्ट इतने साल क्या करता रहा है। फ्लिपकार्ट ने लगभग उस सूट को डिफेंड करने के लिए, आप हैरान होंगे कि फ्लिपकार्ट ने 70 से 75 लाख रुपए खर्च कर दिए लीगल फीस में। हम्म। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने पैसे एक सूट को डिफेंड करने में खर्च कर रहा है, जबकि अपने सिस्टम्स को करेक्ट करने की कोई मंशा ही नहीं है, जबकि वो इतना कोई कॉस्टली अफेयर नहीं होता। हम्म। सो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओ, हाँ, बड़ी दुखद बात है कि कंपनी जो खुद को